एक उफान भर अपने अंदर, तू पार कर मुश्किल का समंदर। एक उफान भर अपने अंदर, तू पार कर मुश्किल का समंदर। रोक पाएगा कौन तुम्हें, सिंह की वो संतान तुम। बढ़े चलो हो हौसलों की एक नई पहचान तुम। रोक पाएगा कौन तुम्हें, सिंह की वो संतान तुम। बढ़े चलो हो हौसलों की एक नई पहचान तुम। एक उफान भर, एक उफान भर, एक उफान भर, हर मुश्किलों का समंदर। एक उफान भर, हर मुश्किलों का समंदर। एक उफान भर, हर मुश्किलों का समंदर। तू पार कर दे हर मुश्किलों का समंदर। मंजिल को भी अब तो तलाश है। हो तुम आसमान समेटे, क्यों उड़ान तेरी निराश है, निराश है। शौर्य की हुंकार संग सरलता का गान तुम। रोक पाएगा कौन तुम्हें, सिंह की हो संतान तुम। एक उफान भर, हर मुश्किलों का समंदर। एक उफान भर, हर मुश्किलों का समंदर। एक उफान भर, हर मुश्किलों का समंदर। तू पार कर दे हर मुश्किलों का समंदर। ओम शांति। हो तुम आसमान समेटे, क्यों उड़ान तेरी निराश है, निराश है। शौर्य की हुंकार सुन सरलता का गान तुम। रोक पाएगा कौन तुम्हें, सिंह की हो संतान तुम। एक उफान भर, तू पार कर ले मुश्किलों का समंदर। हो आसमान समेटे, कि उड़ान में निराशा है। शौर्य की हुंकार सुन सरलता का गान तुम। रोक पाएगा कौन तुम्हें, सिंह की हो संतान तुम। एक शेर का बच्चा, एक सिंह का बच्चा एक बार देखता है एक हिरन की माँ उस हिरन को कैसे दौड़ना है ये सिखा रही है, शत्रु से कैसे बचना ये सिखा रही है। वो हिरन, वो शेर का बच्चा अपनी माँ के पास भाग कर जाता है और कहता है कि मैंने देखा कि हिरन की माँ हिरन को कैसे दौड़ना है और कैसे शत्रु से अपनी रक्षा करनी है ये सिखा रही है, मुझे क्यों नहीं तुम सिखाती। माँ कहती है तुम्हें सीखने की आवश्यकता नहीं, तुम्हारा तो स्वभाव है, तुम्हारी तो रग रग में है, इसलिए समय के साथ स्वतः ही तुम्हें आ जाएगा। इसलिए तुम्हें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हारा स्वभाव ही है दौड़ना। समय सिखाएगा, करवाएगा। वो सिंह बड़ा हो जाता है और जब बड़ा होता है तो एक दिन उसी हिरन के बच्चे को देखता है
दूर खेत में चर रहा है और वो उसका पीछा करने लगता है। शेर पीछे, हिरन आगे, परंतु धीरे धीरे यह अंतर बड़ा होते जाता है। शेर पीछे है, परंतु हिरन का बच्चा अभी बड़ा हो गया है, हिरन है, वो तेजी से इतनी दूर चला जाता है कि उस शेर के हाथों से छूट जाता है। शेर उदास हो जाता है, दुखी हो जाता है और दुखी होकर लौटने लगता है। ऊपर एक चिड़िया बैठी है। उस चिड़िया से शेर पूछता है कि मैं इतना शक्तिशाली, मैं इतना चपल, इतना तेज भागने वाला, इतना फुर्तीला, फिर भी ये हिरन मेरे हाथों से छूट कैसा गया? वो चिड़िया कहती है, माना कि तुम बहुत रॉयल हो, रॉयल ब्लड तुम में है, परंतु यू हैव टेकन इट फॉर ग्रांटेड। तुमने प्रैक्टिस नहीं की। तुम सिंह की संतान हो, परंतु फिर भी तुमने अभ्यास नहीं किया। और वो जो हिरन था उसने अभ्यास किया और अभ्यास की वजह से वो तुमसे तेज भाग गया। और दूसरी बात, तुम उसका पीछा इसलिए कर रहे थे कि तुम भूखे थे और वो भाग इसलिए रहा था कि उसे अपनी जान बचानी थी। तुम स्वार्थ से भाग रहे थे। तुम्हारे भागने का जो लक्ष्य था वो क्या था? क्षुधापूर्ति, भूख प्यास को मिटाना। परंतु उसके भागने का लक्ष्य था अपने जीवन की रक्षा करना। ये भागना इस पर भी निर्भर करता है कि व्यक्ति क्यों भाग रहा है। उसका लक्ष्य तुमसे कहीं ऊंचा था या फिर वहां तो जीवन और मरण का प्रश्न था, इसलिए उसकी गति इतनी तेज थी। रोक पाएगा कौन तुम्हें, सिंह की हो संतान तुम, परंतु प्रैक्टिस एक उफान भर, तू पार कर हर मुश्किलों का समंदर। प्रैक्टिस, अभ्यास, प्रैक्टिस चाहिए। वो तुम आसमान समेटे कि उड़ान तेरी निराश है। उड़ना तुम्हारा स्वभाव है, परंतु फिर भी क्या चाहिए? प्रैक्टिस। अगर कोई पंछी बैठा ही रहे तो उड़ पाएगा क्या? पिंजरे में बंद है, भूल ही जाएगा एक दिन कि आसमान उसके लिए है और वो उड़ भी सकता है। कॉन्फिडेंस करो तो कॉन्फिडेंस आएगा। उड़ता पंछी, ऑलराउंड उड़ता पंछी सुबह का वरदान है। अव्यक्तवाणी। तो केवल बैठ नहीं जाना है कि हमने ये कर लिया और वो कर लिया, अभी बहुत कुछ करना बाकी है। इसलिए एक उफान भर, एक जोश, एक आवेश, फिर से उमंग, फिर से उत्साह, फिर से एक उत्कंठा, एक क्यूरियोसिटी, एन इंक्विजिटिवनेस, एक साहस। और हर नया दिन एक नया उफान, एक नया साहस लाता है। हर नया दिन एक अवसर है खुद को सुधारने का। कल जो गलती की थी उसे ठीक करने का। योर लास्ट मिस्टेक इज योर बेस्ट टीचर। तुम्हारा सर्वोत्तम शिक्षक कौन है? तुम्हारी अंतिम गलती, जो ताजा ताजा गलती की है एकदम कल, उसी से सीखो और आगे बढ़ो। शौर्य की हुनकार सुन। यात्रा लंबी है, इसलिए प्रैक्टिस को
छोड़ना नहीं है। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। प्राणिक लिविंग, प्राणिक जीवन भी एक प्रैक्टिस है। इसका लक्ष्य इतना छोटा नहीं बना लो। किसी बीमारी विशेष से मुक्त होना, ये जितने प्रश्न हैं, ये सब अधिकतर प्रश्न बीमारियों से संबंधित है। बीमारी है, बीपी है, क्या करे? शुगर है, क्या करे? याद नहीं रहता, क्या करे? कब्जी है, क्या करे? माइग्रेन है, क्या करे? ढेर सारी बीमारियों के विषय में ही प्रश्न है, जबकि ये भट्टी बीमारियों से संबंधित है ही नहीं। ये सारे प्रश्न 80% प्रश्न सब बीमारियां बीमारियां बीमारियां। इसका अर्थ इन्होंने ये भट्टी का लक्ष्य ही नहीं समझा है क्या है। ध्यान कहीं और ही है। बीमारियों में इतने डूबे हुए, इतने उलझे हुए हैं, दवाइयों के धक्के से चल रहे हैं। आज सुबह की अव्यक्त वाणी, शरीर का आधार जब कमजोर हो जाता है तो किससे चलते हैं? दवाइयों के धक्के से चलते हैं, इंजेक्शन के फोर्स से। जबकि ये यात्रा प्राणिक लिविंग, प्राणिक जीवन की, हायर कॉन्शियसनेस की, ब्रह्मारियन जीवन की यात्रा, संपूर्णता की यात्रा है, हायर कॉन्शियसनेस की यात्रा है, जिसमें हमने कई सारे टूल्स देखे, कई सारे संसाधन देखे। ये करके देखो, वो करके देखो, करो तो पता चले। कोई केवल करे ही ना और केवल प्रश्न ही पूछता रहे तो कुछ भी हाथ में नहीं आएगा। और प्रश्न पूछने के लिए हजारों है, क्योंकि ये टॉपिक ही ऐसा है, बौद्धिक खुजलाहट। जो कर रहे होंगे उनको पास कोई भी प्रश्न नहीं है। धीरे धीरे समझ नहीं आता है ये क्या है, ये जीवन कैसा है। प्राणवान स्वयं आत्मा है। द सोर्स ऑफ प्राणा इज माइंड। ये सबसे बड़ा स्टेटमेंट है। हमारे यहाँ सूरज नहीं आता, सन गेजिंग कैसे करे, ठंडी है, वॉकिंग कैसे करे, हमारा ये हमारा वो, हमें हमारे घर में फ्रूट्स नहीं आते, ड्राई फ्रूट्स नहीं आते, सब्जी नहीं आती, क्या करे। ये सारे प्रश्न जो है, इसमें हम ये ना भूले कि प्राण का जो स्रोत है वो मैं खुद हूं। मैं प्राणवान आत्मा हूं। मुझ आत्मा से संपूर्ण शरीर में प्राण ऊर्जा फैल रही है। बाहर से किसी प्राण की आवश्यकता नहीं है। इस स्टेटमेंट को हमेशा याद रखना है, नहीं तो ये भी बंधन हो जाएगा। फ्रूट्स नहीं मिल रहे, ताजा फ्रूट्स नहीं मिल रहे, ऑर्गेनिक नहीं मिल रहे, सब्जी नहीं मिल रही, ये नहीं मिल रहा है, सूरज नहीं उग रहा है, सूरज दिखता नहीं है, बारिश है। फिनलैंड और अंटार्कटिका जैसे रीजन्स में भी जहाँ 6 मास सूरज नहीं होता है, वहां पर भी लोग ब्रदरियंस बने हैं। डार्क रिट्रीट होती है एक 10 दिन की डार्क रिट्रीट, विदेश में काफी होती है। डार्क रिट्रीट अर्थात अंधेरे में रहना है 10 दिन, और उसमें थर्ड आई एक्टिवेशन होता है, जागृति आ जाती है अचानक। सब कुछ अंधेरे में करना। कमरा लिया जाता है, एक बंगला सा, 10 लोग उसमें रहेंगे, एक टीचर रहेगा, फैसिलिटेटर। टीचर नहीं होता है इसमें, फैसिलिटेटर कहते हैं उसको। माउंटेन गाइड, कोई गुरु नहीं है इस यात्रा में, कोई मास्टर नहीं है, गुरुडम नहीं है, कोई टीचर नहीं है। इनको कहा जाता है मॉडरेटर या फैसिलिटेटर या माउंटेन गाइड। वो तुमको बताएगा, पंडा ऐसे चलो, चलना तुम्हें ही है, वो नहीं लेके जाएगा। सदगुरु ऐसी उंगली दिखाता है, वो रहा चांद, पर लोग उसकी उंगली को ही पकड़ लेते, ये चांद है। चांद ये नहीं, चांद वो है। खाली वो रास्ता बताता है, यहां जाओ,
वो कोई टीचर, ट्यूटर, कोच, गाइड ये सब नहीं है, फैसिलिटेटर है। वो खुद भी यात्रा कर रहा है, उसकी अपनी कमजोरियां है, परंतु वो उस रास्ते से जाके आया है। एक जंगल है और उस जंगल से वो गुजर कर कई बार आ चुका है, उसे पता है, और अभी वो ग्रुप्स को लेके जा रहा है। शेरगांव, उत्तरज। इसका मतलब ये नहीं कि वो तुमसे महान है, महान नहीं है, अनुभव है उसके पास, क्योंकि वो उस यात्रा से चलकर कई बार आया है। और हो सकता है कि तुम अभी जा रहे हो तो अगली बार तुम गाइड बन जाओगे और तुम कईयों को ले जाओगे। इसमें सुपीरियोरिटी और इन्फीरियोरिटी की कोई बात नहीं है, अनुभव की बात है। तो प्रैक्टिस जारी रखनी है, नहीं तो शेर निराश हो जाएगा और हिरन भाग जाएगा। कार्य लंबा है, बड़ा है जो करना है। और ध्यान बीमारियों पर नहीं रखना है, हायर कॉन्शियसनेस। केवल बीमारियों का ही चिंतन करते रहेंगे तो प्राणी की यात्रा कर ही नहीं रहे। केवल बीमारियां बीमारियां बीमारियां, सारे प्रश्न बीमारियों के संबंधित है। एक चेक पोस्ट पर एक व्यक्ति रोज गुजरता था। उसकी एक बाइक रहती थी और उसमें एक सैंड बैग। वहां के जो अफसर थे उन्हें डाउट था कि ये जरूर कुछ स्मगलिंग करता है और उसको हर बार पकड़ते थे। क्या है? वो कहता था रेती। वो कहता हम चेक करेंगे, करो। बाइक पर आता था एक स्टेट से दूसरे स्टेट, चेक पोस्ट। उनको कंफर्म था कि ये जरूर कुछ स्मगलिंग करता है। हर बार आता था, कहता क्या है बैग के अंदर? वो कहता था रेती। तो जरूर कुछ गड़बड़ करते हो, कहता था चेक कर लो। वो पूरी सैंड बैग खोलते थे, उसमें रेती रेती, और फिर छोड़ देना पड़ता था उसको। ऐसा कई दिनों तक, कई महीनों तक चला और फिर कुछ समय बाद उसका आना बंद हो गया। और वो जो अफसर था, जो मुख्य अफसर था, वो भी रिटायर हो गया। रिटायर होकर एक बार एक रेस्टोरेंट में बैठा था और अचानक उसे वो व्यक्ति दिखता है जो कई सालों पहले वो बाइक लेकर जाता था और सैंड बैग पीछे रहती थी। वो उसको कहता है कि तुमने मुझे बहुत परेशान किया, तुम्हारी वजह से मैं कितने महीनों तक सो नहीं पाया। अब तो बता दो आखिर करते क्या तुम? मुझे इतना तो श्योर है कुछ तो तुम गड़बड़ करते थे। समथिंग इज फिशी अबाउट यू, संदिग्ध हो तुम। और अभी मैं रिटायर हो गया, मैं किसी से नहीं बताऊंगा। अब बता दो तुम स्मगलिंग करते किसकी थे? वो कहता है चुराई हुई मोटरसाइकिल की। पर पुलिस अफसर का ध्यान किस पर रहा? सारा सैंड बैग पर। उसने कभी ये नहीं सोचा कि ये बाइक नहीं है, स्मगलिंग चुराई हुई बाइक्स की हो रही है। ध्यान सारा कहाँ रह गया? सैंड बैग पर। ध्यान सारा बीमारियों पर। यात्रा है प्राणिक, प्राण ऊर्जा की, प्राण ऊर्जा को स्वयं में भरने की। जो मुख्य है वो छूट गया और बीमारियां बीमारियां बीमारियां, सारे प्रश्न बीमारियों के बारे में। डाइट में चेंजेस से कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो गई है। मॉर्निंग में कोई लिक्विड, लंच में प्रॉपर कुक्ड फूड लेती हूँ। इवनिंग में अगर भूख लगती है तो थोड़ा कुछ खा लेती हूँ, जैसे आधी रोटी और सब्जी। अदरवाइज रात को लेमन जूस और काढ़ा लेती हूँ, पर पेट साफ नहीं हो रहा। व्हाट टू डू? कोई बीमारी नहीं, कोई दवाई नहीं चालू है। एज 35। इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। घर में ना सब्जियां आती है ना ही फ्रूट्स। रॉ फ्रूट को कैसे फॉलो करें? अगला, हाउ टू मेंटेन वेट, इसकी भी चर्चा हम कर चुके हैं। इफ वी रिड्यूस ईटिंग एंड हैव लाइटर फूड्स, व्हाट कैन बी सब्स्टिट्यूट सो वेट डजंट रिड्यूस? You insist on maintaining weight.
But on reducing eating and transferring from solid to liquid, weight will reduce. I have started reducing weight, so what should I do? सुशील भाई पढ़ेंगे प्रश्न, बहुत सारे हैं, एक साथ 10-15 पढ़ लो, फिर एक ही उत्तर देंगे सबका क्योंकि जैसे कहा सारी बीमारियों से संबंधित है। प्राणिक यात्रा रह गई बाजू में सैंड बैग जो है उसी पे देखा जा रहा है, बस सैंड बैग को खोल खोल के देख रहे हैं, और मोटरसाइकिल पता ही नहीं क्या हो रहा है। ये इसमें लिखने में भी ऐसा लिखा है कि हिंदी भी नहीं है, इंग्लिश भी नहीं है, और वो बीच की भाषा है, और उसमें भी कुछ के कुछ यहां से चालू किधर से भी। जब तक बीमारियां हो रही है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बीमारी क्यों हो रही है। इलाज पर फोकस नहीं करो, फोकस किस पर करना है, ये क्यों हुई। सर्दी खांसी होती है तुरंत उसको ठीक समझ लेते, नेचुरल समझ लेते, डॉक्टर के पास जाते, 4 दिन की दवाई लेते, ठीक होते, आगे बढ़ते। ये क्यों नहीं रुकते कि ये सर्दी खांसी हुई क्यों हुई, जरूर प्रकृति के खिलाफ कुछ किया है। रुको, सोचो, तुरंत ट्रीटमेंट करने की जल्दी नहीं करो ऐसी छोटी छोटी चीजों के लिए। एकदम छोटी सी बात है, वेट, और करो भी तो साथ में ये चिंतन चालू रहे इसका कारण क्या है, क्यों हुआ, कुछ तो किया है गड़बड़, उसके वजह से हुआ। जैसे एक आईसीयू था, बहुत हाईटेक हॉस्पिटल और सोफिस्टिकेटेड हॉस्पिटल में एक आईसीयू, जहां पर लगभग सभी पेशेंट वेंटिलेटर पर रहते थे, ऐसा आईसीयू, सभी सीरियस पेशेंट। उसमें एक घटना ऐसी होती थी कि किसी को समझ ही नहीं आता था ये क्यों हो रहा है। बेड नंबर 8 आईसीयू, हर संडे सुबह 11 बजे एक पेशेंट की डेथ हो जाती थी। हर संडे 11 बजे एक पेशेंट की डेथ हो जाती थी। वो डेथ क्यों हो रही है और उसी बेड पर क्यों हो रही है और बराबर 11 बजे ही क्यों हो रही है, ये कोई भी डॉक्टर समझ नहीं पाया, ना फिजिशियन, ना इंटेंसिविस्ट, ना कार्डियोलॉजिस्ट, भी वहां पे कैथ लैब थी, सब कुछ था, सारे डॉक्टर्स, विजिटिंग कंसल्टेंट्स, नेफ्रोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिशियन सारे आते थे। पर जो भी पेशेंट बेड नंबर 8 पर जाता था और हर संडे 11 बजे बराबर वो पेशेंट की डेथ हो जाती थी, और वो पेशेंट सीरियस रहता था, वेंटिलेटर पे रहता था, क्योंकि सभी पेशेंट्स वेंटिलेटर पर थे। वो जो आईसीयू था वेंटिलेटर, सीरियस पेशेंट्स का आईसीयू था। ये समझ ही नहीं आता था। फिर सभी डॉक्टर्स, कुछ डॉक्टर तो ये भी सोचने लगे कि जरूर कुछ तंत्र क्रिया या कुछ ऊपरी हवा है या कुछ है, कुछ तो है। डॉक्टर अर्थात पढ़े लिखे, वो ये सब चीजों को मानते नहीं, पर क्या करे, बराबर वही तारीख को, वही दिन और बराबर 11 बजे। फिर एक दिन सभी सोचते हैं, सभी डॉक्टर्स, एक काम ऐसा करेंगे हम, एक दिन संडे को बराबर 10:30 बजे से वहां बैठ जाए, खड़े हो जाएंगे, देखेंगे ऐसा होता क्या है कि 11 बजे की पेशेंट की डेथ हो जाती है। और सबने कहा हम ऐसा थोड़ा दूर दूर खड़े रहेंगे, छुप छुप के खड़े रहेंगे, ऐसा दिखाएंगे नहीं कि हम लोग ये इन्वेस्टिगेट करने आए हैं। कुछ दूसरे कामों में लग जाएंगे, कोई वार्ड पेशेंट का राउंड ले रहा है, कोई दूसरे पेशेंट को देख रहा है, और 8 नंबर बेड के पास कोई नहीं जाएगा। तो बराबर 11 बजते हैं, सफाई करने वाला कर्मचारी आता है वैक्यूम क्लीनर लेके, वेंटिलेटर का प्लग निकालता है और अपना वैक्यूम क्लीनर का प्लग लगाता है सफाई करने वाला कर्मचारी वैक्यूम क्लीनर लेकर आता है, बराबर 11 बजे वेंटिलेटर का जो प्लग है उसको निकालता है और अपना वैक्यूम क्लीनर का प्लग लगाता है। तब समझ में आया मिस्टीरियस डेथ ये था कारण डेथ का। तो इलाज महत्वपूर्ण नहीं है महत्वपूर्ण क्या है, क्यों हो रहा है। जरूर प्रकृति के खिलाफ कुछ कार्य किया है, कुछ भी हो जाता है, उसको ये समझ लो ये लर्निंग लेसन है मेरे लिए, और उससे सीखो। और ये केवल बीमारियों के विषय में नहीं, जीवन के विषय में भी। अगर दुख हुआ, क्यों दुख आया, आज सुबह की अव्यक्तवाणी, दुख लिया ना, और तुम हो कौन, सुख स्वरूप सुख देवा आत्मा है, और दुख लेने वाले भी नहीं हो। दुख लिया मतलब फील किया, इसलिए दुख हुआ। क्यों फील किया, अब कारण को ढूंढो। तो ये सारे प्रश्न बीमारियों से संबंधित है। ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ये खाए वो खाए, ऐसा नहीं खाए वो नहीं खाए, ये नहीं मिलता वो नहीं मिलता,
ये कहाँ से लाए, वो कहाँ से लाए, ये इतना महंगा, वो इतना महंगा। एक बात याद रखनी है, द सोर्स ऑफ प्राणा इज यू। तुम ही प्राण के स्रोत हो, तुम प्राणवान आत्मा हो। आत्मा के अतिरिक्त शरीर को चलाने के लिए वास्तव में किसी चीज की आवश्यकता नहीं। ये तो हमारी डिपेंडेंसीज हो गई है। सबसे बड़ी डिपेंडेंसी भोजन। इसलिए ये यात्रा लेवल 4 तक लेके जानी है। ये लिक्विड की यात्रा नहीं है, सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से आगे की यात्रा है। अगर देखा जाए तो लेवल 4 तक, कैटेगरी 4 तक पहुंचना है। तो अभी 10-12 प्रश्न एक साथ ही पढ़ लो, क्योंकि प्रश्न वही रिकरिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, ज्यादा देर भूखा रहने से डॉक्टर ने कहा गैस हो जाता है, इसलिए डकारें आती हैं। डकारें आए तो क्या करना चाहिए? फास्टिंग कंटिन्यू रखूं? प्रश्न 1 हो गया। दूसरा, बचपन से नेचुरल डाइट अच्छा लगता था, ज़्यादा ज्ञान नहीं था, कभी कभी फॉलो करते थे। सेंटर पर रहते 9 साल हो गए। आपको सुनने के बाद सभी तो फॉलो नहीं कर पाया, जितना किया है उससे बहुत परिवर्तन आ गया। पहले का योग का अनुभव सब भ्रम था। अभी ऐसा लगता था सन गेजिंग कभी छूट जाता, फिर भी वरदान साबित हो गया। पिछले 4 वर्षों से कोई दवाई नहीं ली, ये भी भ्रम है उनका। आपको लाख लाख शुक्रिया। वेट गेन नहीं हो रहा है, और सबसे बड़ी बात, इस यात्रा पर रहने के लिए सेंटर पर उचित वातावरण नहीं है। संगठन से अकेला कर दिया जाता है। कभी कभी लगता है लौकिक में ही रहकर इस यात्रा पर रहे। कृपया मार्गदर्शन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लीज गाइड इन सेंटर लाइफ, दिस सीम्स वेरी डिफिकल्ट या नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। समटाइम्स यात्रा असंभव से संभव की है। I too feel to follow this diet. One has to be a little way, because the outcome of the benefit of this diet is tremendous and is of prime importance than anything else. Next question. ये इंग्लिश है। मैं अगर ज़्यादा टाइम भूखी रहूं तो हेडेक होता है या चक्कर भी आ जाते हैं, कोई काम नहीं हो पाता। नेक्स्ट प्रश्न, ये चंद्रशेखर भाई है, यहाँ के नहीं है, बाहर के कोई दूसरे होंगे। फीलिंग एनर्जेटिक बट सम टाइम चक्कर आता है, क्या करूँ कि एनर्जी लेवल और वेट कांस्टेंट रहे? ये तो पूरा पेज ही इंग्लिश का लिखा हुआ है। दूसरा ले लो, हिंदी वाले ले लो पहले सारे। हम खाना चबाना ही बंद कर देंगे तो कहीं दांत गिर तो नहीं जाएंगे? प्राण ऊर्जा के लिए दांत गिरना जरूरी है, चबाने की झंझट ही खत्म। क्योंकि मैंने एक वीडियो देखा था रेमेयर का, जो कि कह रहा है कि उसकी ट्रेनिंग में एक पार्टिसिपेंट के सारे दांत गिर गए थे जब उसने कुछ दिन तक ना कुछ खाया ना कुछ पिया। मैं उस वीडियो का लिंक शेयर कर रहा हूँ, आप देख लेना। नेक्स्ट, प्लीज लिक्विड डाइट थोड़ा फिर समझाएं या उसका क्लास नंबर बताएं जो करा चुके हुए हैं। दाल सूप भी शायद बोला था, जिसे असंभव समझा था वो भी ग्रुप बनाने से संभव हो गया। रॉ फूड के कितने दिन बाद ये स्टार्ट करना है? नेक्स्ट प्रश्न, मेरा वजन 63 किलो होना चाहिए लेकिन 55 है, वैसा कुछ कमजोरी नहीं लग रही है, और क्या करना चाहिए? नेक्स्ट प्रश्न, मेरी एज 27 है, ज्ञान में 3 साल से हूँ। मेरी चाय की आदत नहीं जा रही है, बट कोशिश करने के बाद भी जबरदस्ती छोड़ने पर मुझे बहुत ज़्यादा हेडेक वोमिटिंग होती है। ज़्यादा टाइम फास्टिंग करने पर फिर भी सेम प्रॉब्लम होती है, क्या करें? नेक्स्ट प्रश्न, फॉर लिक्विड डाइट लाइक सूप डू यू मीन completely blended soup या soup with vegetable bits and pieces of pasta is okay?
नेक्स्ट क्वेश्चन। ओम शांति। पहले कभी रसाहार नहीं किया। कैन आई ज्वाइन रसाहार भट्टी? ऑलरेडी 2 जनवरी से कर रही हूँ। नेक्स्ट प्रश्न। हाउ गुड इट इज टू टेक कोकोनट गिरी इन स्मूदीज when one is on liquid diet? Actually, coconut gives some stomach fulfilling effect and keeps you away from hunger for few hours. However, with the use of coconut on regular basis, will there be rise in cholesterol in the blood? Yeah, should we use fat-free coconut milk instead of coconut ghee? Yeah, homemade coconut milk. Please guide. नेक्स्ट प्रश्न। ओम शांति। आयु 44 ईयर। कोई बीमारी नहीं, कोई दवाई भी नहीं ले रहे, पर जब रॉ फूड शुरू किया वेट लॉस हो गया। और आप कहते हैं क्लास में कि वेट लॉस नहीं होना चाहिए, तो ऐसा क्या खाना ऐड करना चाहिए जो वेट लॉस ना हो? नेक्स्ट प्रश्न। आई एम बी के डैश 54 ईयर, मुंबई। ये बेगन विनाशक vegan and no packed a bakery for past 8 years. I have been having cooked meal only once a day for the past 3 years. Now in the journey towards become level 3 brethren, I have shifted to consuming only coconut water, citrus juices and fruits smoothies between around 11 to 130 and about 80 grams cooked vegetables with the अंबाली क्या होता है, चलो बता देंगे बाद में। अंबाली डैश डैश, तो ये प्रश्न इनका भी है। नेक्स्ट है, आई एम नॉट एबल टू डू 1 day फास्टिंग बिकॉज आई मेक एवरीथिंग फॉर फैमिली एंड आई गेट टू टेम्प्टेड टू हैव एटलीस्ट 1 spoon। बहुत है, इतने सारे अभी रुक जाते हैं। सब प्रश्नों के उत्तर। अच्छा, इज इट ओके या हैव अ फॉर्मेटेड फूड ड्रिंक इन दिस जर्नी? अच्छा, इसको कुछ पूरा कर देते हैं। प्लीज ऑर्गेनाइज ए 1 week 10 days का प्राणिक जर्नी फिजिकल भट्टी। It will become easier to implement and research and reach the desired level. लो ये फिर से एक ही बात दोहरा रहे हैं कि प्राण जो है उसका जो स्रोत है वो है मैं आत्मा स्वयं। मुझे और कहीं से प्राण लेने की आवश्यकता नहीं है, परंतु क्योंकि कंडीशनिंग, मान्यताएं इतनी सारी है अंदर कि हमें लगता है इससे ये मिलेगा, उससे वो मिलेगा। हम बाहर ढूंढ रहे हैं। इसके 3 लेवल से। सबसे पहले तो एक वो स्तर है जहां व्यक्ति को पता ही नहीं है प्राण ऊर्जा के बारे में, भोजन के विषय में कुछ भी पता नहीं। उसे ये सिखाया गया ये लो तो वो मिलेगा, वो लो तो वो मिलेगा, ये ज़रूरी है, वो ज़रूरी है, ये खाओ वो खाओ, और सबकी अलग अलग मान्यताएं हैं। वी सरेंडर टू इन्फॉर्मेशन। जो हमें जो बताता है वो हम उसे मानते हैं और उस अनुसार करते हैं। कोई आके कहेगा ये बहुत अच्छा है, इसको खाओ तो ताकत आएगी, तो हम उसको खाते हैं। कोई आएगा रे ये नहीं खाओ वो खाओ। और हर देश में हर जगह पर अलग अलग मान्यताएं हैं इसके विषय में। तो ये एक वो तल है जहाँ पे हम सोचते हैं ये इससे ये होता है, उससे वो होता है। फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। ये 2nd लेवल है जहाँ पता चलता है कि भोजन का सूक्ष्म प्रभाव मन पर पड़ता है। यहाँ तो केवल शरीर के तल पर थे, यहाँ पर मन के तल पर पता चलता है। सतोगुण, रजोगुण, प्याज, लहसुन, किसी और के हाथ का, ये सब का प्रभाव मन पर पड़ता है। ये 2nd स्टेज है। एक तीसरी अवस्था भी है हायर कॉन्शियसनेस की। भोजन का प्रभाव व्यक्ति पर नहीं पड़ता है हाईएस्ट लेवल पर, वो कुछ भी ले ले।
उसका कोई प्रभाव उस पर नहीं पड़ता है। फूड डजेंट अफेक्ट द कॉन्शियसनेस। ये लास्ट स्टेज है, सबसे हाई स्टेज, पर अभी तक हम इस स्टेज पर पहुंचे नहीं हैं। हम अभी इस सेकंड स्टेज पे है, जो भोजन हमें प्रभावित करता है। अनाज ले लो तो नींद आती है, जूसेस पे रहो तो एक्टिवनेस रहती है, कॉफ़ी पी लो तो एकदम अलर्टनेस आ जाती है, चाय पी लो तो अलर्टनेस आ जाती है थोड़ी देर के लिए, एकदम शक्तिशाली अमृत वेला होता है। और फिर जिस दिन चाय नहीं मिली और कॉफ़ी नहीं मिली, उस दिन फिर मुश्किल हो जाती है, फिर उस दिन नींद आती है। रोज लोग जागने के लिए कॉफ़ी पर कॉफ़ी पीते रहते हैं, कैफीन होता है उसमें, वो अलर्टनेस लाता है। तो ये अवस्था है कि जहाँ भोजन हमको प्रभावित करता है, या फिर वो रजोगुणी अन्न है, या फिर किसने बनाया हुआ है, कैसे संकल्प थे, भोग लगा कि नहीं लगा, ये सारी चीज़ें सूक्ष्म, स्थूल और सूक्ष्म सब प्रभावित करती है। पर एक अवस्था वो भी है कि जैसे हम अपना संबंध समझते जाएंगे उसके साथ, एक स्टेज पर हम पहुंचेंगे जब कुछ भी हमें प्रभावित नहीं करेगा, रादर हम स्वयं ही प्राणवान हैं। मुझे किसी चीज़ की आवश्यकता ही नहीं है, जरूरत पड़ी तो जरूरत के लिए नहीं ले रहे, एंजॉयमेंट के लिए ले रहे। उसमें फिर वो सारा जो डिस्टिंक्शन है, ये फ्रेश है, ये फ्रेश नहीं है, ये सब खत्म हो जाता है, कुछ नहीं रहता है वहां पर, क्योंकि व्यक्ति को बाहर का कुछ भी पोषित नहीं कर रहा है, उसकी स्वयं की ऊर्जा पोषित कर रही है। इसके लिए वो इस डिस्टिंक्शन, क्योंकि कुछ भी डालो, चाहे ऑर्गेनिक हो चाहे फ्रेश हो, वो अंदर जाके क्या बन रहा है, वो वही स्टूल, कुछ भी डालो 99.99 जाकर वही बन रहा है। इसके लिए ये सब हमारे मन का खेल है, ये इसमें ये है, उसमें वो है, इसमें ऐसा है, उसमें वैसा है। प्राणिक लिविंग अर्थात जो छोटी छोटी जो मान्यताएं हैं, उनसे बाहर निकलना है और अपने आप को फ्री करना है। फ्रीडम, ये यात्रा फ्रीडम की यात्रा है। तो ये जो भी प्रश्न पूछे हैं, ये बहुत सारे प्रश्न रोगों से संबंधित है। प्राणिक यात्रा रोगों से मुक्ति की यात्रा नहीं है। हाँ, रोग से मुक्त हो जाएंगे इस यात्रा में, परंतु हाँ, अगर किसी को रोग है, शरीर की बीमारी है और उनसे मुक्त होना है, तो उसकी बहुत सारी विधियां विधाएं हैं संसार में। सबसे मेन तो है एलोपैथी, कि जिसके इतने बड़े बड़े डॉक्टर्स और सब कुछ है, अगर वो चल रहा है और उससे फायदा नहीं हो रहा है, तो नेक्स्ट ऑप्शन है फिर नेचर क्योर, और बहुत सारे आयुर्वेदा, होम्योपैथी, आयुष, बहुत सारी मेडिसिन। और ऐसी कोई भी पैथी नहीं है जिससे व्यक्ति ठीक नहीं हुआ है। इसलिए कोई भी पैथी ये नहीं कह सकती कि हम इन पैथी से बड़े हैं, हमारी दवाई से ठीक हुआ है। पहला तो ये भी प्रश्न है कि व्यक्ति ठीक हुआ कैसे, क्यों हुआ। कई बार डॉक्टर्स को भी आश्चर्य होता है कि तुम ठीक कैसे हो गए। तो एक नेचर क्योर सेंटर है भारत में, विजयवाड़ा, अगर चाहे तो वहाँ जा सकते हैं। जैसे शांतिवन जैसा बड़ा कैंपस है, वैसा ही बड़ा कैंपस वहाँ है, और हर प्रकार की ट्रीटमेंट है वहाँ पर, नेचर क्योर संबंधित। नदी है वहाँ पे, जिम भी है वहाँ, सब कुछ है, पंचकर्मा से लेके सब कुछ। तो ये जितने लोग हैं और जिनको इतनी सारी बीमारियाँ हैं, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, क्योंकि बीमारियों से ठीक होने के लिए आप केवल दवाइयों के आधार पर नहीं ठीक हो सकते, आपको उसको, उस इलाज को समझना पड़ेगा। पहला, लोग कहते हैं डाइट चार्ट बना कर दो। वो डाइट चार्ट का क्या करोगे, 4 दिन रखोगे, चिपका के रखोगे किचन में और फिर फेंक दोगे। जैसे ट्रेडमिल मशीन घर पे लाते हैं लोग, मोटापा कम करने के लिए, दौड़ने वाली ट्रेडमिल मशीन खरीद के लाते हैं, और फिर 1 महीने के बाद उसका एक ही काम बचता है, कपड़े सुखाना। क्या करते हैं उसके ऊपर, कपड़े सुखाते हैं, बस वैसा ही रह जाता है। इसके लिए ट्रीटमेंट चार्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, डाइट प्लान इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या डाइट और कैसे डाइट और बीमारी क्यों आई, उसको जानना आवश्यक है। इसलिए रेसिडेंशियल प्रोग्राम होना चाहिए। अगर हो सके तो वहाँ 15-15 दिन का प्रोग्राम होता है, 1 से 15 तारीख और फिर 16 से 30 तारीख, 15 दिन वहाँ जाओ। और ऐसे बहुत सारे नेचर क्योर सेंटर्स है भारत में। कल ही ओपीडी में एक भाई आए थे, बीके भाई, नीचे है, तो उनको इतनी सारी दवाइयाँ चालू थी और हमने उनको सजेस्ट किया था कि आप एक बार 15 दिन जाके आओ। तो वो जिंदल गए थे, जिंदल में भी नेचर क्योर सेंटर है। 15 दिन 1 साल पहले बोला था, उसके बाद में वो दिखाई नहीं आए और उनको इतनी सारी दवाइयाँ, अभी कल आए थे,
हमने कहा क्या हुआ? तो बोले सब दवाइयाँ 6 महीनों से सब बंद हो गई है। जबकि वो जो दवाइयाँ थी ऐसी दवाइयाँ थी नहीं कि जो बंद की जाए, पर उन्होंने कहा कि धीरे 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 सब कुछ फॉलो करते 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 सभी दवाइयाँ बंद हो गई है, और पूरा मॉनिटरिंग के साथ जैसे डॉक्टर्स ने कहा उधर, और वहाँ रहे काफ़ी दिन। उसके बाद ये परिणाम आया। ऐसे नहीं कि सब दवाइयाँ बंद कर दो और फिर जैसे बीकेज लोगों का ये सबसे मेन है, रोज हम एक ही चीज़ देखते हैं। हार्ट अटैक के साथ व्यक्ति आता है, क्या हुआ? दवाई बंद कर दी। अभी बाबा देखेगा ना, बाबा के घर में थोड़ी ना दवाई लिख जाती है, सब बंद, डायबिटीज की बंद, ये बंद, सब बंद, और सीधा 400 शुगर और 600 शुगर के साथ आईसीयू में एडमिट होते हैं। फिर और कहते बाबा देखेगा। सब बाबा पर डाल देते सब कुछ। इतने एक व्यक्ति अपने मित्र से मिलने गया, उसके पास साइकिल थी, गार्डन के बाहर साइकिल लगाई, और जब गार्डन में घूम रहा था तो एकदम बहुत 20 साल पुराना मित्र मिल गया वहां, और उसके साथ बातें करते करते इतने मगन हो गए, दोनों इतने मगन हो गए कि वहां से निकले और निकल के पैदल ही चलने लगे। घर पहुंच गए। घर पहुंचने के बाद उसे याद है मेरी साइकिल तो वहीं रह गई। हे प्रभु, भाग के गया एकदम, क्योंकि बहुत दूर थी जगह। कैसे मित्र के साथ बातें करते करते आगे पता ही नहीं चला, और वहां जाते ही उसको अपनी साइकिल दिखी, प्राणों में प्राण आए। हे प्रभु तेरा धन्यवाद, लाख लाख, एक ही साइकिल थी, बच गई। सोचता है भगवान को धन्यवाद जरूर करना चाहिए, जरूर मंदिर में जाऊंगा। साइकिल के में बैठता है, साइकिल चलाते चलते मंदिर पहुंचता है, साइकिल बाहर लगाता है, मंदिर के अंदर जाता है। हे प्रभु तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, तूने मेरी साइकिल चोरी होने से बचा दी, तेरे कैसे मैं शुक्रिया करूं, बहुत तेरा धन्यवाद। और बहुत खुशी खुशी से धन्यवाद करते हुए बाहर आता है, साइकिल गायब। फिर एकदम गुस्सा होता है, भगवान ये क्या है तुमको? अभी तो मैं तुम्हारे मंदिर में गया इसलिए था कि तुमने मेरी साइकिल चोरी होने से बचाई, और तुमने यहां ही चोरी करा ली। वहां एक भिखारी बैठा होता है, वो उसको पूछता है, जो गार्डन के बाद तुमने साइकिल लगाई थी तब लॉक लगाया था क्या? वो कहते हैं हाँ। और जब मंदिर के बाहर लगाई थी तब लॉक लगाया था क्या? वो होता है नहीं। तो तुम भगवान को क्यों ला रहे हो बीच में? Why you are bringing God in between? बीमारी ऐसा हो गई, शिव बाबा देख लेगा। अरे वो क्यों देखेगा, उसको कोई लेना देना नहीं है ये सब चीजों से। आज सुबह की अव्यक्त वाणी निर्मल शांता दादी से मुलाकात, शरीर को चलाने का तरीका आ गया। हर एक को अपने शरीर को चलाने का तरीका खुद ढूंढना पड़ेगा। मेरे शरीर को क्या सूट होता है, किसी को ये सूट होता है, किसी को वो सूट नहीं होता है। किसी के लिए भी आइडियल डाइट नहीं है संसार में। और यहां बैठकर हम खुद यहां किसी को कुछ भी कन्विंस करने की बात कर नहीं रहे, और कन्विंस होना भी नहीं। हर एक को अपना मार्ग खुद प्रशस्त करना है। कल भी सुनाया था, हर एक को अपना आइडियल डाइट खुद ढूंढना है। अनुभव करो और देखो, है तो ठीक, नहीं तो छोड़ो, आगे बढ़ते जाओ, प्रयोग करते जाओ। आज बाबा ने कहा है अव्यक्त वाणी, ज्ञानी योगी प्रयोगी, तुमको प्रयोग करने हैं। खुद प्रयोग करो और देखो। प्रयोग किस किस पर करने हैं? 3 प्रकार की चीजें बताई। संस्कार पर प्रयोग करो, प्रकृति पर प्रयोग करो, और विकारों पर प्रयोग करो। उसी तरह शरीर पर भी 16 प्रकार के प्रयोग है, जो हम देखेंगे आज की क्लास में। परंतु पहले ये जो प्रश्न थे, क्या था? किसी को कब्जी है, उसका उत्तर उस दिन दे दिया। कब्जी क्या इलाज है? धैर्य, धीरज। ये करूं, वो करूं, वो करूं, वो करूं, ये खाऊं, वो खाऊं। पहले दिन ओपीडी में आते हैं, कहते हैं बहुत जबरदस्त कब्जी हो गई, कब्जी की दवाई देते। दूसरे दिन आते हैं, लूज मोशन चालू हो गया, अभी उसकी दवाई दो। इधर से उधर, इधर से उधर। पेट ही ठीक नहीं रहता है, बस इसको ठीक कर दो, पता नहीं क्या है इसमें। ऐसा तो कोई होगा नहीं जिसका पेट एकदम ही ठीक है, कुछ ना कुछ तो रहती है गड़बड़।
कुछ ना कुछ तो रहता है, गैस हो गई, एसिडिटी हो गई, ये हो गया, वो हो गया, डकारे आ रही है, दर्द हो रहा है, कुछ ना कुछ तो है ही। उसका कारण ढूंढो। हमारा जो पेट है प्लास्टिक बैग है, उसमें जितना ज्यादा डालोगे वो बढ़ेगा साइज उसकी, और फिर अगली बार कम डालोगे तो उसको भूख लगेगी। फिर सतयुग में पेट का काम ही नहीं है, वो बहुत सिकुड़ा हुआ है। द्वापर से पेट का एक्सपांशन चालू हुआ है, जब व्यक्ति ने खाना चालू किया। नहीं तो पेट इज अ रूडिमेंट्री ऑर्गन। जैसे अभी हम कहते हैं अपेंडिक्स का क्या काम है, रूडिमेंट्री ऑर्गन, कुछ काम नहीं है। स्प्लीन का कुछ ज्यादा काम नहीं है, ऐसे कहा जाता है। बहुत सारी चीजें शरीर में ऑर्गन्स है, वो कहते हैं ये पहले बहुत डेवलप थी, समयांतर में अभी उनका कोई काम नहीं है। उसी तरह सतयुग में लंग्स आर द ऑर्गन्स ऑफ डाइजेशन। लंग्स बड़े हैं, पेट छोटा है, पर जितना पेट में ज्यादा डालो उसका पेट बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता है, साइज उसकी बढ़ती जाती है। और फिर छोटे से कुछ नहीं होते, ये घास फूस से तो कुछ, इसलिए जो भी खाना होता है पहले सलाद रखा जाता है और फिर सारा भोजन। पर भोजन, सलाद को कोई भोजन समझता है क्या? वो तो ऐसे ही चार ले लिया, एक ककड़ी ले ली, एक टमाटर ले लिया, बस थोड़ा। अभी मेन तो इधर है, ये है, इसको भोजन मानते हैं। इसको तो कोई मानता ही नहीं। पहले सूप लिया जाता है, पहले सूप लेते हैं, फिर बाकी चीजें आती है, ताकि भूख थोड़ी प्रज्वलित हो जाए। स्टार्टर्स। सबसे मुख्य है पहले बीमारी का कारण क्या है, कब्ज हो रही है तो क्यों हो रही है। जरूर कुछ ना कुछ ले रहे हैं, अधिक मात्रा में ले रहे। अनाज कब्ज कारक है, और 3 बार अनाज ले रहे हो और बीच में भी कई बार अनाज चालू है, तो कब्जी तो होगी। कब्जी का कॉज एंड इफेक्ट है, कार्य कारण का नियम है। अभी अभी खाया उसका नियम रहेगा, उसका अप्रभाव रहेगा। जैसे दारू पीने के बाद अगले दिन हैंगओवर रहता है व्यक्ति को, ऐसा फिर ठीक हो जाता है। उसी तरह फूड का भी हैंगओवर होता है। कल रात में क्या खाया उस पर निर्भर करेगा आज का अमृत वेला कैसा हुआ। तो कॉन्स्टिपेशन है, कारण ढूंढो सबसे पहला तो क्यों है, और वहां परिवर्तन करो। एक तो ये प्रश्न था। दूसरा वेट लॉस, उसके लिए भी कल हमने देखा कि इस यात्रा में हम कहते हैं वेट लॉस नहीं होना चाहिए, पर हाँ, जिन्होंने अपने शरीर में इतना टॉक्सिन भर के रखा है, शुरुआत में वेट लॉस तो होगा थोड़ा बहुत, और फिर धीरे धीरे वेट स्टेबिलाईजेशन होगा। पर बहुत डाउन, एकदम ही लो नहीं, सीधा 60 था और अभी 30 पहुंच गए, वो नहीं होना चाहिए। होना तो चाहिए परंतु थोड़ा थोड़ा, क्योंकि अभी तक आपने क्या खाया है उस पर सब निर्भर है। अब तक सब कुछ खाया है, और मनुष्य ऐसा व्यक्ति है, मनुष्य ऐसा प्राणी है कि मनुष्य ने जो जो खाया किसी दूसरे प्राणी नहीं खाते। कीड़े मकोड़ों से लेके सब कुछ, सांप, बिच्छू, बिच्छू की रोटी, बिच्छू की सब्जी, बिच्छू की चटनी से लेके सब कुछ खाया है व्यक्ति ने। चिप्स, बिच्छू के चिप्स, स्कॉर्पियन चिप्स विदेश में सब खाते हैं व्यक्ति, सब। हमारा एक मित्र था, वो हमारे साथ 3 साल था, अभी भी है। वो कभी भी पानी नहीं पीता था, उसका मेन डाइट था पेप्सी, दिन रात पेप्सी पेप्सी पेप्सी, बस वही। तो ऐसे भी कई सारे लोग हैं। और शरीर, एक लॉ है जिसको कहते हैं लॉ ऑफ वाइटल एडजस्टमेंट। कितना भी कचरा डालो, शरीर एडजस्ट कर जाता है। इसलिए हम ऐसे ऐसे पेशेंट्स को देखें, 98 ईयर, पूरा उम्र बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, चिलम सब पिया पिया है, अब भी जाके 98 उम्र में भर्ती हुए, पहली बार वो भी परंतु किस तरह का जीवन रहा है? क्या ऐसा जीवन हम जीना चाहते हैं जिसमें संयम ही ना हो, जिसमें आध्यात्मिक उन्नति ना हो? बहुत लंबा जीना, ये भी क्या करेंगे लंबा जी के भी, अगर उसमें क्वालिटी नहीं है तो? क्वालिटी चाहिए उसमें। तो चलो छोटा जीवन रहा तो भी चलेगा, परंतु स्वस्थ, हेल्दी, ऊर्जावान, शक्तिशाली, कुछ करके जाए इस संसार के लिए। आज कहा ना, याद और सेवा, निस्वार्थ सेवा। तो वजन बढ़ाने के तरीके बहुत सारे हमने कल ही देख लिए। अगला और क्या प्रश्न था? सन गेजिंग। एक बात याद रखनी है, सन गेजिंग के पीछे पागल नहीं होना है। सन गेजिंग जितना आराम से हो जाए उसके बहुत सारे फायदे, पूरी क्लास इस पर हुई है कई बार, 1 या 2 बार। परंतु सन से हमें क्या मिल रहा है? ऊर्जा, प्राण ऊर्जा, और सबसे पावरफुल सोर्स है। पर यह ना भूलना है कि अगर सन है ही नहीं तो दुखी हो जाए,
6 महीना बारिश हो रही है, क्या करेंगे फिर? कैसे जैसे कहा फिनलैंड, वहां सन है ही नहीं, फिर क्या वहां के लोग ब्रेदारियन नहीं बने हैं? प्राणा प्रोग्राम में सन एक छोटा सा स्रोत है, एपिसोड 19। तो प्राण सन एक सोर्स मात्र है, जरूरी नहीं है कि वो चाहिए ही। कई लोग तो बिलीव नहीं करते। हर 100 ब्रेदारियंस को यदि स्टडी किए, उन्होंने 100 अलग अलग मार्ग से उस मार्ग तक पहुंचे, हाईएस्ट स्टेज तक। एक कोई कन्या थी, उसको किसी सेंटर पर भेजा तो वो कहती मैं नहीं जाऊंगी वहां। क्यों? क्योंकि बोले वहां सूरज नहीं है। सन गेजिंग से वो मिलता है, वही मून गेजिंग से भी वही मिलेगा। और सबसे मेन शिव बाबा कौन है? प्राणेश्वर, प्राणनाथ, प्राणेश है वो, प्राण सखा है, प्राणों का सागर है वो, प्राणों का प्राण है। उसमें वो सबसे बड़ा प्राण का स्रोत है। उसको भी छोड़ो, मैं आत्मा खुद ही प्राणवान हूं। मुझ आत्मा के अतिरिक्त इस शरीर को चलाने के लिए किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, ये भूलना नहीं है। द सोर्स ऑफ प्राणा इज माइंड। नहीं तो कोई प्राणवान वातावरण में भी रहेगा तो भी उसको प्राण नहीं मिलेगा। जैसे खेती में किसान है, फिर भी बीमार पड़ते रहता है, क्योंकि वो इस कॉन्शियसनेस में नहीं है। वो खाली उसका लक्ष्य है मुझे फसल, पैसा, ये चिंतन चलता है उसका। नंगे पैर चलता है, फिर भी उसको बीमारियां कम होती है वैसे तो, पर होती तो है, क्योंकि उसका वो कॉन्शियसनेस नहीं है कि मैं ऊर्जा ले रहा हूं। प्राण ऊर्जा है सर्वत्र। पिकनिक में जाएंगे, सब कुछ करेंगे, फोटो वीटो खींचेंगे, आ जाएंगे, क्या किया? प्राण गवा दिए, प्राण ऊर्जा नहीं मिली। तो ये कॉन्सेप्ट ही बहुत अलग कॉन्सेप्ट है। तो ये जो भी प्रश्न हमने देखे, वजन कम हो गया, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, सूरज से बेनिफिट कब, सूरज ये कब करना चाहिए, लेट इवनिंग करना चाहिए, ये सब हम बता चुके हैं। इसलिए फिर अभी कोकोनट और स्मूदीज में डालो, कुछ भी डालो, सब आपके ऊपर है। यू डिसाइड, बिकम अ रेसिपी डेवलपर। क्या बनना है? रेसिपी डेवलपर बनना है। खुद की रेसिपी खुद डिजाइन करो, और करते करते खुद ही पता चलेगा क्या होता है। वो शकरकंदी ला दी, स्वीट पोटैटो ला लिया, उसको मैश करो, उसमें कुछ कुछ डालो और नई रेसिपी क्रिएट करो। आलू है, उसकी नई रेसिपी क्रिएट करो अपनी। दालों की रेसिपी, किसी की भी अपनी रेसिपी खुद डेवलप करो। कोई रूल नहीं है, किसी का भी कुछ भी बना सकते हैं। हाँ, चबाना, तो ये जो है चबाना, डिटॉक्स सिम्टम्स होंगे। अभी किसी एक के गिरे मतलब सबके गिरेंगे ऐसा नहीं है। 10 लोगों को सेम इंजेक्शन दिया जाता है, एक को रिएक्शन होती है, बाकी को नहीं होती है। एक ही भोजन 10 लोग खाते हैं, एक को फूड पॉइजनिंग होती है, बाकी को नहीं होती है। सबका शरीर अलग अलग है, इसलिए सबका आहार भी अलग अलग है। परंतु एक जो बात हमने देखी, अगर हमें उस हाईएस्ट स्टेज तक पहुंचना है जो प्राणिक शरीर होगा और जिसमें वो सारी विशेषताएं होगी, नींद कम हो जाए, एकदम शक्ति से हम भर जाए, तो वो सब करने के लिए वो जो लेवल 4 कैटेगरी है ब्रेदारियन, उसमें एक स्टेज से गुजरना पड़ेगा, वो है लिक्विड एरिया, लिक्विड। बिना इसके आप वहां तक नहीं पहुंच सकते। इसलिए कल भी कहा था, एक सबसे पावरफुल टूल है लिक्विड विथ कैलोरीज। ये एक बीच का मार्ग है। रॉ पर चले जाओ तो वेट घटता है, जूसेस पे चले जाओ तो वेट घट जाता है, इसके लिए वो मार्ग नहीं। और कुक्ड पे जाओ तो बीमारियां आती है, ओवर ईटिंग होता है, दवाइयां पीछे पड़ जाती है, डॉक्टर्स पीछे पड़ जाते हैं, वो छूटता ही नहीं जीवन भर। इसलिए बीच का मार्ग है जिसमें हेल्दी भी रहेंगे, वो है लिक्विड विद कैलोरीज। किसी ने पूछा है कितनी बार ले सकते हैं लिक्विड्स, टाइमिंग बताओ कितनी बार लेना है लिक्विड्स, कब से चालू करें? हमने ये कहा ये खुद डिसाइड करो, जितनी जरूरत है। अगर कोई जिम कर रहा है, किसी ने ये भी पूछा है, जिम का भी प्रश्न है, जिम करने से पहले क्या करना है, जिम करने के बाद क्या करना है, यू डिसाइड कब लेना है। माई सेकंड, इज इट नेसेसरी? आई स्टार्टेड जिम, तो वो कहता है डेली जिम में जाता हूँ, काइंडली टेल द बेस्ट टाइमिंग फॉर टेकिंग लिक्विड्स। अभी जिम में कहा जाता है जिम जाने से पहले थोड़ा सा पी के जाओ, तो स्मूदी ले लो या कुछ लेके जाओ लिक्विड्स पर। सारा काम लिक्विड पर करना है, क्योंकि ये जो आदत है चबाना, इसके साथ बहुत सारे संस्कार जुड़े हुए हैं, बहुत सारी रेसिपीज जुड़ी हुई है जो बचपन से हमने अभी तक खाई है। बीमारियों का इससे जुड़ा हुआ है। ये हम जो चबाते हैं, काटते हैं, सॉलिड फूड डिस्कनेक्ट्स यू फ्रॉम हायर कॉन्शियसनेस।
हायर कॉन्शियसनेस से डिस्कनेक्ट कर दिया। सॉलिड फूड एक वैम्पायर की तरह है, उस एनर्जी को सक कर लेता है। सॉलिड फूड को डाइजेस्ट करने के लिए बहुत ऊर्जा लगती है। सॉलिड फूड जैसे ही शरीर में डालते एक भारीपन आ जाता है। और लिक्विड, वही वाला लिक्विड को अगर उसको लिक्विड बना दिया, सेम कैलोरीज है, फिर भी उसका प्रभाव कुछ और है, क्योंकि हम लिक्विड से धीरे धीरे फिर उसको लाइट लाइट करते करते हायर कॉन्शियसनेस तक पहुंचेंगे। इसलिए ये यात्रा स्मूथ होगी हमारी। सीधा रसाहार पे जाएंगे, सीधा रॉ फूड पे चले जाएंगे तो वेट घटेगा, दुनिया दुश्मन बनेगी और प्राणी की यात्रा सफल नहीं होगी। तो बीच का मार्ग है मध्यम निकाय। बुद्ध ने मार्ग बताया, बाबा ने आके मार्ग कौन सा बताया? एक तुमको कोई घर बार छोड़ के सन्यासी नहीं बनना है, ये राजयोग है। वैसे प्राणिक लिविंग भी राजयोग है, और वो बाकी जो कुछ कर रहे हैं वो सब हठ योग है। फास्टिंग कहो, ड्राई फास्टिंग, वाटर फास्टिंग, हाँ, पर जिनको अभ्यास है उनके लिए वो ठीक है, उसके अपने फायदे हैं। उस पर भी हमने क्लासेस कराई है और हमें खुद भी किए हैं और लोग भी करते हैं। परंतु ये खुद डिसाइड करो कि मेरा क्या डाइट होना चाहिए। एक, लिक्विड ले रहे तो लिक्विड किस तरह का लेना है, कौन कौन सा लिक्विड लूं, कब कब लूं, कितना मेरे शरीर को आवश्यकता है। और कहीं ने ये भी प्रश्न पूछा है बच्चों का क्या किया जाए। यू ट्राई। वैसे तो 18 साल और 80 ये उम्र में इसका ज्यादा प्रयोग हुए है। 18 साल से नीचे इतने प्रयोग नहीं हुए, पर यू कैन ट्राई, यू कैन ट्राई। बच्चों की इंटरेस्ट के ऊपर। एक बहन है जो फ्रूटेरियन जीवन जी रही है, 30 साल से फ्रूट्स के अतिरिक्त कुछ नहीं खाया उसने किताब भी लिखी है अपनी। तो वो अपना अनुभव लिखती है कि जब मैं अपने छोटे, मेरे 2 बेटे हैं, दोनों बेटे के लोग उनको लेके मैं एक बार मॉल में गई। अब बच्चे तो शरारती होते, पर मेरा जो बेटा है वो भी वही फ्रूट्स ही खाता है, अभी 5 साल का है। ऐसा योगी जैसा बैठा है। वो दुकानदार पूछता है ये कौन है? फ्रूटेरियन चाइल्ड, इतना शांत कैसा? क्योंकि उसने बिस्किट्स, बेकरी और ये जो बच्चे खाते हैं ना, चॉकलेट विकलेट, ये सब कुछ नहीं खाया है। बचपन से वो फ्रूट्स पर है। इतना सतो प्रधान चाइल्ड, उसमें उत्तेजना ही नहीं है। सात्विक भोजन, और तो ऐसे बहुत सारे हैं। तो बचपन से ही उनको ये दिया गया। और दूसरी बात, कुछ कुछ ब्रेजेरियंस है कि कपल है, पति और पत्नी दोनों भी लेवल 4 पर है। उनका जो बच्चा हुआ है वो भी लेवल 4, उसको भी किसी चीज की आवश्यकता नहीं। ऐसे भी कपल्स है संसार में, पति भी और पत्नी भी। तो और हेल्दी है सारे। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम लोगों को तब होता है जब आप खा कुछ नहीं रहे हो पर दिखते हेल्दी हो और बीमारी कोई नहीं, फिर उनके लिए टोकने के लिए उनके पास कुछ रहता ही नहीं है। हाँ, अगर पतले दुबले हो गए तो टोक सकते हो भाई, पर जब आहार बहुत कम है पर दिखने में ठीक है और ज्यादा ही पावर है तुमसे, नींद एकदम कम। अभी हम अपना ही बना रहे, 21 डेज कल पूरे हुए लिक्विड्स के। वजन हमारा था 64, ये 21 डेज में लिक्विड्स पे 66.3 था कल। 2 किलो 300 ग्राम बढ़ गया केवल लिक्विड्स पर। और काम सभी कर रहे हैं। नींद 4 आवर्स, रात को 3.5 घंटा, दिन में आधा घंटा, और वो भी आधा घंटा उसको नींद कहे क्या कहे, ऐसे लेटे हुए है बस पहाड़ों पर। हाँ, योग निद्रा कहो जो कहो, 4 आवर्स, दैट्स इट। और ऐसे हम ही नहीं, बहुत सारे। रविनेश भाई बैठे हैं इधर, उसका भी बढ़ गया। नींद ना आना ये बीमारी है, अनिद्रा वो नहीं। नींद आना 3 अवस्था है। एक वो जिनको नींद नहीं आती है शरीर की बीमारी की वजह से, एक दूसरे जिनको नींद नहीं आती है मानसिक बीमारी, स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन, और तीसरे वो जिन्होंने नींद को जीता है, वो विजयी है, दासी है। आज कहा ना, प्रकृति दासी है पुरुषोत्तम आत्माओं की, वो पुरुषोत्तम स्थिति में है, वहां नींद चरणों में है। वी डिसाइड सोना कि नहीं सोना। और नींद से हमें ऊर्जा किस लिए सोते हैं? आराम के लिए। शरीर में लिक्विड्स है, कोई उसमें भारीपन है ही नहीं। सॉलिड लेते ही भारीपन आता है, सॉलिड लेते ही यू स्टार्ट फीलिंग हेवी, सॉलिड लेते ही डाइजेशन स्टिमुलेट हो जाता है जब आप लिक्विड्स पे रहते हैं। पर लिक्विड विद कैलोरी, ये गलती करते हैं लोग। लिक्विड लेते हैं परंतु सीधा पानी पर चले जाते हैं, सीधा रसाहार पर चले जाते हैं। और कितना खाएंगे? फ्रूट जूसेस। कल कहा ना, स्मूदी, फ्रूट जूसेस, और लेके जोरदार खांसी हो गई।
और सबसे बड़ा फायदा, एक तो नींद, एनर्जी लेवल, तीसरा वेट स्टेबलाइजेशन, और चौथा आनंद की अवस्था, जॉय। आप जॉय की स्थिति में रहते हो, ब्लिस की अवस्था में रहते हो निरंतर, तो ये सब फायदा होगा। और सॉलिड लेते ही भारी बनाता है, इसलिए लक्ष्य रखना है जितना हो सके। और वो हम ये भी कह रहे हैं कि लिक्विड जो है वो कुक्ड भी चलेगा, तो उसमें सूप आ जाएंगे, दालें आ जाएंगी सब। और यहां तक कि अगर हो ही नहीं रहा है खिचड़ी, वो खिचड़ी को बनाओ और उसको ब्लेंड कर दो, रोटी जूस। पर हाँ, रोटी तो रोटी है, उसका असर तो वो करेगी, वो तो है। एक है सब्जियों का सूप बनाना, एक होता है ग्रेन्स का जूस सूप बनाना, जिसमें आपने दालें डाल रखी है भिगोई हुई, तो थोड़ा तो असर करेगी करेगी, पर फिर भी चलेगा, फिर भी चलेगा। हमको ना थोड़ी तृप्ति चाहिए, बस पेट को चाहिए कि मुझे तृप्त कर दो। एक्सपेरिमेंट, इसलिए स्टार्टिंग में तो एबेंडेंस से चालू करना है, थोड़ा ज्यादा ही लेना, क्योंकि जब वेट हमारा स्टेबल रहेगा ना तो कॉन्फिडेंस रहता है। वेट घटने लगता है तो कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है, वही कॉन्फिडेंस ही लूज हो जाता है। इसलिए वेट थोड़ा ज्यादा ही रहे तो बहुत ही अच्छा, थोड़ा ज्यादा ही खाओ, 2-2 घंटे में पियो, 1-1 घंटे में पियो, पीना बंद नहीं करना है, पीते ही रहो दिन रात, पौराणिक कुमार पीके। तो पीना बंद नहीं करना है। तो ये जो भी प्रश्न है, इन सब के यही उत्तर है। हम बता रहे थे आपको प्रयोग, आज की सुबह की मुरली में बाबा ने कहा है प्रयोग करो। शरीर पर 16 प्रकार के प्रयोग है। सबसे पहला प्रयोग है शरीर की बीमारी पर प्रयोग, प्रयोगी आत्मा, अर्थात 4 प्रकार के प्रयोग। पहला शरीर पर प्रयोग, दूसरा अपने रूटीन पर प्रयोग, रूटीन दिनचर्या पर, तीसरा परिस्थितियों पर प्रयोग, और चौथा प्रकृति पर प्रयोग। उसमें से सबसे पहला प्रयोग है शरीर। शरीर में सबसे पहला प्रयोग है शरीर की बीमारियों पर। बीमारी है, अब प्रयोग करके देखो। दूसरा शरीर की कमजोरी पर प्रयोग, कमजोरी आ रही है, अब योग का प्रयोग करो उस पर। तीसरा, नहीं, शरीर से संबंधित है ये सारे, केवल शरीर से संबंधित। तो पहला शरीर की बीमारी, दूसरा शरीर का बीमारी, तीसरा शरीर का दर्द, उस पर प्रयोग करो। चौथा शरीर पर की थकान, उस पर प्रयोग करके देखो, थकान पर प्रयोग करो। फिर शरीर का वेट, वेट पर प्रयोग करो। कुछ खाने से या कुछ एक्सरसाइज नहीं, डिसाइड करो मुझे अपना वेट इतना चाहिए, प्रकृति को ऑर्डर दो, वो वेट अपने आप होगा, मैनिफेस्ट होगा वो। हम प्रकृतिपति है, जो चाहे वो ला सकते हैं, आदेश दो तो आएगा अपने आप। उसके बाद में शरीर का वेट, उसके बाद में शरीर का बैलेंस, स्केटिंग, उसमें बैलेंस चाहिए, वो भी, उस पर भी प्रयोग करो। ऐसे बहुत सारे प्रयोग है जिसमें बैलेंस की जरूरत है, चलना या कहीं और से गुजरना है जहां बैलेंस चाहिए रहता है, शरीर का बैलेंस। उसके बाद में है बॉडी बिल्डिंग, उस पर प्रयोग करो। उसके बाद में है स्पोर्ट्स, शरीर के स्पोर्ट्स, उस पर प्रयोग करो। उसके बाद में फ्लेक्सिबिलिटी, योगासन, उस पर प्रयोग करो। मुझे हलासन करके ही दिखाना है, धीरे 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 पैर पूरे टिक जाए। रोज अभ्यास करते 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 संकल्प के साथ करो, उसको कहते भाव योगा। योग के साथ भाव जोड़ना, जैसे भुजंगासन कर रहे, भुजंगासन करते करते मैं आसमान को छू रहा हूं, उसमें भाव जोड़ देना, इसको कहते भाव योगा। योगासन की एक एक मुद्रा के साथ इमोशन जोड़ना, भाव योगा। ताड़ासन, मैं आसमान को, परम धाम को, शिव बाबा को पकड़ रहा हूं, कुछ भी कर सकते हो इस तरह से। तो फ्लेक्सिबिलिटी पर प्रयोग करना है। उसके बाद में बुढ़ापे पर प्रयोग करने हैं। बुढ़ापा मुझे आ ही नहीं सकता, छू ही नहीं सकता। उसके बाद में शरीर की अटैचमेंट्स पर प्रयोग करना है। शरीर की कितनी अटैचमेंट्स है, शरीर के संबंधी, शरीर के मोह, शरीर की वासनाएं, शरीर की वो सारा सारा शरीर, शरीर का देश, हम भी पंजाब के, तुम भी पंजाब के, चलो साथ में मिलके, कितना अटैचमेंट है। वही भाषा, तुरंत मराठी वाला मिलता है तो मराठी में बोलना चालू, तो कन्नड़ वाला मिलता है तो उसके साथ कन्नड़ में भाषा चालू। अटैचमेंट है ये भी, शरीर का देश, शरीर की भाषा, अटैचमेंट है, शरीर की अटैचमेंट। उसके बाद में शरीर की संस्कार, जो आज की मुरली में कहा। फिर शरीर के विकार, उस पर प्रयोग करो। शरीर के विकार, शरीर के संस्कार। उसके बाद में अशरीरीपन, शरीर में रहते अशरीरीपन कैसे हो, उस पर प्रयोग करो। शरीर का सरेंडर, शरीर का समर्पण कैसे करना, उस पर प्रयोग करो। तो ये इतने सारी बातें होगी सारी। और एक सेंस कंट्रोल, कर्मेंद्रियों पर विजय, इस पर प्रयोग करो।
मौसम ये शरीर में नहीं आता है, वो अलग है, प्रकृति है। हम केवल शरीर की बात करें तो उसमें ये 16 बातें हैं। पहला बताया बीमारी, कमजोरी, दर्द, थकान, वजन, फ्लेक्सिबिलिटी, बॉडी बिल्डिंग, स्पोर्ट्स, बैलेंस, ओल्ड एज, सेंस कंट्रोल, बॉडी अटैचमेंट, बॉडी संस्कार, बॉडी विकार, बॉडी सरेंडर एंड बॉडी लेसनेस। इस शरीर में रहते हुए शरीर से अशरीरी कैसे हो जाए, ये 16 प्रकार के शरीर पर प्रयोग करने हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न उत्तर हम देखते रहेंगे, पर साथ साथ थियरी भी जरूरत है। थियरी और खुद प्रयोग करते जाओ, खाली उत्तरों पर और हमारे किसी भी उत्तर को स्वीकार नहीं करना, खुद प्रयोग करो, उसके बाद ही स्वीकार करना। अभी नहीं तो कभी नहीं, हर क्षण की दरकार है, छूट गया ये अवसर तो हर जन्म ही दुत्कार है। नहीं बहाने को ही उलाने, पुरुषार्थ का तूफान तुम, रोक पाएगा कौन तुम्हें, सिंह की हो संतान तुम, एक उफान भर, तू पार कर ले हर मुश्किलों का समंदर। ओम शांति। तन तो फानी है लेकिन हस्ती अमृत की खान। साधना में पी ले इसके प्याले, साधन जो ब्रह्म ज्ञान। नहीं नन्ही सी हो आशा, नवयुग के अरमान तुम, रोक पाएगा कौन तुम्हें, सिंह की हो संतान तुम। तूफान भर, तूफान भर, तूफान भर, तू पार कर दे हर मुश्किलों का समंदर। अभी नहीं तो कभी नहीं, हर क्षण की दरकार है। छूट गया ये अवसर तो हर जन्म ही दुत्कार है। नहीं बहाने कोई उलाहने, पुरुषार्थ का तूफान तुम, रोक पाएगा कौन तुम्हें, सिंह की हो संतान तुम। अभी नहीं तो कभी नहीं, हर क्षण की दरकार है। छूट गया ये अवसर तो हर जन्म ही दुत्कार है। नहीं बहाने कोई उड़ाने, पुरुषार्थ का तूफान तुम, रोक पाएगा कौन तुम्हें, सिंह की हो संतान तुम। एक उफान भर, एक उफान भर,